प्रिय विद्यार्थी, मैं क्रांति सर क्लास 12 की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने किरचॉफ के नियम को पढ़ा था और किरचॉफ के नियम का एप्लीकेशन किया था और उस नियम का इस्तेमाल करके हम लोगों ने एक सर्किट को सॉल्व किया था, सर्किट में पावर का मान कैलकुलेट किया था। ठीक है, आज की कक्षा में हम लोग विद्यार्थी किरचॉफ के नियम का एप्लीकेशन करते हुए रेसिस्टेंस के कॉम्बिनेशंस का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस प्राप्त करेंगे और साथ ही हम ये भी इससे पहले ये भी हम देखेंगे कि कॉम्बिनेशंस जो होते हैं वो जो दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन होते हैं, इनका डेफिनेशन क्या होता है, कैसे हम इनको पहचान पाएंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, ओके, रेसिस्टेंस, और जिसको हम हिंदी बोलेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। ओके, तो चलिए हम इसको समझते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है? जब हम दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को आपस में जोड़ते हैं तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमको कहा जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। जैसे हम यहाँ पर कुछ प्रतिरोधों को ले रहे हैं, ये हमारा पहला प्रतिरोध हो गया, ये हमारा दूसरा प्रतिरोध हो गया, ये हमारा हो गया तीसरा प्रतिरोध, और हमने इसको आपस में कंबाइन कर दिया है और इसको फिर हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है ताकि इसमें करंट फ्लो हो सके। ओके, कोई दिक्कत? तो ये जो फर्स्ट आपको रेसिस्टेंस है इसको हमने R1 डिनोट किया है, सेकंड को मैंने R2 और थर्ड को मैंने R3 डिनोट किया है, और इसमें करंट जो है वो फ्लो हो रहा है I, और जो इसमें जो EMF सोर्स जुड़ा हुआ है या बैटरी जुड़ी हुई है उसका पोटेंशियल कितना है, V है। तो ये एक प्रकार का कॉम्बिनेशन हुआ। एक और प्रकार का कॉम्बिनेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ यहीं पर। देखिए इस कॉम्बिनेशन में आप देखिए, इस कॉम्बिनेशन में मैं 3 प्रतिरोध लूँगा, लेकिन इन 3 प्रतिरोधों को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से कंबाइन करूँगा। ठीक है, यहाँ देखिए दूसरा प्रतिरोध हो गया और इसी प्रकार से मैंने यहाँ एक तीसरा प्रतिरोध भी लिया है। ओके, और इसको मैंने एक्सटर्नल बैटरी से क्या किया है, कनेक्ट कर दिया है। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पर भी 3 प्रतिरोध हैं, R1, R2 एंड R3, और बैटरी का जो पोटेंशियल है वही भी है, और बैटरी से जो करंट उत्पन्न हो रहा है, जो सर्किट में प्रवेश कर रहा है, वो क्या है, I है। तो यहाँ पर देखिए 2 अलग अलग प्रकार के मैंने कॉम्बिनेशन दिखाए हैं। ठीक है, इनमें जो पहला कॉम्बिनेशन होता है, इस कॉम्बिनेशन में आप ध्यान दीजिए, इस कॉम्बिनेशन में बैटरी का जो पोटेंशियल भी है और उस बैटरी से करंट कितनी निकल रही है, I निकल रही है, और यह करंट इन तीनों प्रतिरोधों से गुजर रही है। मतलब फर्स्ट प्रतिरोध से यदि गुजरने वाला करंट I1 जो है वो कितना है, I है। सेकंड प्रतिरोध से गुजरने वाला करंट I2 जो है वो भी कितना है, I ही है। और थर्ड प्रतिरोध से गुजरने वाला जो करंट है वो I3 बराबर कितना है, I है। तो इसका मतलब है कि ये ऊपर वाला जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन में हर एक प्रतिरोध से गुजरने वाला जो करंट है वो एक समान है, और इस करंट का जो मान है वो इस बैटरी से जो करंट पैदा हो रही है या EMF सोर्स से जो करंट पैदा हो रही है उसके बराबर है। तो इस फर्स्ट वाले कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले कॉम्बिनेशन में हो जाएगा I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3 बराबर I बैटरी। ओके, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग कह रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ, ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें जुड़े सभी प्रतिरोधों से एक समान धारा प्रवाहित हो रही हो और इस धारा का जो मान हो वो बैटरी से उत्पन्न धारा के क्या हो, बराबर हो। तो वैसे कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अब थोड़ा सा देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट इक्वल होता है, लेकिन अगर ज्योमेट्रिकली अगर हमको सीरीज कॉम्बिनेशन को पहचानना हो बिना करंट के, तो हर एक रेसिस्टेंस में इक्वल करंट तभी बह सकता है जब करंट डिवाइड नहीं हो, टूटे नहीं। अगर मान लेते हैं हमारे पास
इस प्रकार का एक कॉम्बिनेशन है, ये बैटरी से जुड़ा हुआ हमारा टर्मिनल है। और जैसे यहाँ हम आते हैं, हम यहाँ पर हमारा जो सर्किट है दो अलग अलग भागों में टूट जा रहा है। मतलब यहाँ पर क्या है, जंक्शन है। ओके, तो अगर आप यहाँ पर करंट I प्रवाहित हो रहा है तो ये फर्स्ट रेसिस्टेंस R1 है, सेकंड रेसिस्टेंस R2 है। फर्स्ट रेसिस्टेंस में करंट I1 प्रवाहित हो रहा है और सेकंड रेसिस्टेंस में करंट I2 प्रवाहित हो रहा है। तो इस जंक्शन पर आने के बाद ये करंट I जो है, जो बैटरी से निकल रही है, ये क्या होगी, टूट जाएगी। ये I1 टूट जाएगी और ये क्या होगी, I2 टूट जाएगी। और I बैटरी के बराबर नहीं होगी और I2 भी बैटरी से उत्पन्न धारा के बराबर नहीं होगी। तो क्या है कि यहाँ पर ये संबंध का पालन नहीं हो रहा है, क्योंकि I1 बराबर I2 बराबर I3 बराबर I बैटरी होनी चाहिए। तो ये क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जंक्शन है। तो अगर आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन है, और सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए शर्त ये होता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों में समान धारा प्रवाहित होती है और ये बैटरी के बराबर होती है, तो इसके लिए मस्ट भी ये शर्त होनी चाहिए कि नो जंक्शन नहीं होना चाहिए। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए अगर आपके पास कोई भी कॉम्बिनेशन है और अगर उसमें कोई जंक्शन नहीं है तो आप कहेंगे कि वो कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के पास कोई जंक्शन नहीं होना चाहिए। ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक प्रतिरोध, हर एक रेसिस्टेंस में इक्वल धारा प्रवाहित होनी चाहिए और उसका मान बैटरी के द्वारा उत्पन्न करंट के बराबर होना चाहिए। थर्ड पॉइंट हम देख रहे हैं थोड़ा सा। थर्ड जो पॉइंट है वो है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल, जो कि किरचॉफ का दूसरा नियम है। किरचॉफ सेकेंड लॉ को थोड़ा सा देखिए। किरचॉफ के दूसरे नियम को हम थोड़ा सा देख रहे हैं। किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कह रहा है? किरचॉफ का दूसरा नियम कहता है कि सम ऑफ द पोटेंशियल, किसी भी सर्किट में अगर हम क्लोज लूप में जा रहे हैं तो जो पोटेंशियल का योगफल होता है, सम ऑफ द पोटेंशियल, वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब यहाँ पर आप अगर किरचॉफ का नियम लगा रहे हैं इस सर्किट पर, तो देखिए क्या होगा। मान लेते हैं आप यहाँ से चल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। तो थोड़ा सा गौर करते हैं, करंट की ये दिशा है। तो यदि आप यहाँ से चलकर यहाँ आ रहे हैं तो आप निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हैं, और बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाने पर आपका विभव क्या होता है, बढ़ता है। तो इसका मतलब विभव इंक्रीज करेगा, और वो कितना इंक्रीज करेगा, प्लस भी करेगा। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ देखिए फर्स्ट रेसिस्टेंस को पार कर रहे हैं, तो करंट की दिशा में चलते हुए यदि आप रेसिस्टेंस को पार करते हैं तो आपका पोटेंशियल ड्रॉप करता है। कितना करता है, I इंटू आर, लेकिन वो कितना होगा, माइनस I इंटू आर होगा। तो यहाँ पर करंट कितना है, यहाँ पर करंट है I1 और रेसिस्टेंस कितना है, R1। यहाँ करंट है I2, रेसिस्टेंस है R2। यहाँ करंट है I3 और रेसिस्टेंस है R3। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि I1, I2 और I3 सीरीज कॉम्बिनेशन में होने के कारण बराबर हैं। किसके बराबर हैं, बैटरी के करंट के बराबर है। तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना करेगा, माइनस I1 R1 फर्स्ट से, उसके बाद सेकेंड से गुजरेंगे तो I2 R2, और थर्ड से गुजरेंगे तो I3 और R3 होगा। ओके विद्यार्थी, ये भी तो जस का तस होगा, ये एक्सटर्नल पोटेंशियल है जो बैटरी का पोटेंशियल है। अब देखिए थोड़ा सा गौर करते हैं कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन हम बात कर रहे हैं, और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, I1 बराबर I2 बराबर I3 बराबर बैटरी के बराबर है, और बैटरी से कितना करंट निकल रहा है उसको मैंने I लिया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, V माइनस I R1 माइनस I R2 माइनस I R3 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए इक्वेशन में यहाँ 0 है। अब ये देखिए V जस का तस यही हो जाएगा, और ये जो पूरे टर्म है वो अगर राइट साइड चले जाते हैं तो पॉजिटिव हो जाएंगे, और उसमें से यदि I कॉमन करेंगे, क्योंकि I सब में कॉमन है, तो ये होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, अब देखिए थोड़ा सा गौर करते हैं, यदि V जस का तस यही और बटा में हम I को लेकर चले आते हैं तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर हम यहाँ तक पहुँच जा रहे हैं तो हम ये राइट साइड में क्या है, प्रतिरोधों का संयोजन है, फर्स्ट प्रतिरोध, सेकंड प्रतिरोध, थर्ड प्रतिरोध,
और LHS में क्या है हमारे पास, पोटेंशियल और करंट का डिवीज़न है। पोटेंशियल को हमने करंट से क्या किया, डिवाइड किया है। अब थोड़ा सा गौर करते हैं, थोड़ा सा इस टर्म को हम समझ रहे हैं। ये वाला हमारा जो टर्म है इसको हम थोड़ा समझना चाहते हैं कि इस टर्म का क्या मतलब निकल रहा है। तो यहाँ पर ये V है और बटा में I है। थोड़ा सा गौर करते हैं, अगर हम सर्किट यहाँ ले रहे हैं तो इस सर्किट को हमने बैटरी V से जोड़ा है और इसमें करंट कितना प्रवाहित हो रहा है, I प्रवाहित हो रहा है। ओके, अब ये 3 प्रतिरोध है, R1, R2 और R3। अब थोड़ा सा गौर करते हैं, कह रहा है कि पूरे सर्किट का जो पोटेंशियल है, LHS को देखिए, पूरे सर्किट का जो पोटेंशियल है वो V है और सर्किट में प्रवाहित होने वाली धारा क्या है, I है। तो ऐसा हम मान लेते हैं कि केवल एक टर्म हमें कब मिल सकता है, केवल सिंगल टर्म, सिंगल करंट, ये तो सीरीज में है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी सिंगल, ये तभी मिल सकता है जब हमारे पास एक सिंगल रेसिस्टेंस हो। क्योंकि देखिए, अगर आपके पास R1 रेसिस्टेंस है तो आपको पोटेंशियल V1 मिलेगा, R2 है तो V2 मिलेगा, R3 है तो V3 मिलेगा। लेकिन आपके पास अगर LHS में देखिए एक पोटेंशियल और एक करंट का अनुपात है, इसका मतलब पोटेंशियल बाई करंट इक्वल टू प्रतिरोध होता है, रेसिस्टेंस होता है। और यदि ये सिंगल क्वांटिटी है तो सिंगल रेसिस्टेंस ही आपको लेना होगा। तो इसका मतलब है कि LHS में सर्किट कैसा व्यवहार करेगा, लय के जैसे एक बैटरी है, इस बैटरी से करंट I प्रवाहित हो रही है और ये केवल एक रेसिस्टेंस में जा रही है, और ये रेसिस्टेंस जो है इसको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। अब ये रेसिस्टेंस रियल में होता नहीं है, ऐसे बात नहीं कि रियल में ये रेसिस्टेंस है, नहीं, रेसिस्टेंस हमारे पास 3 है, लेकिन ये रेसिस्टेंस मिलकर ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे यह एक रेसिस्टेंस हो गए हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया कि एक रेसिस्टेंस की तरह ये व्यवहार करेगा, तो V/I बराबर कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इसलिए V/I इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 और प्लस में कितना हो जाएगा, R3 हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत? तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट बराबर सम ऑफ RI, जहाँ I क्या है, बहुत सारे टर्म्स होते हैं, 1 2 3 4 रेसिस्टेंस हो जाएंगे, नंबर ऑफ रेसिस्टेंस जितने आपको लेने हैं आप उतने रेसिस्टेंस क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ओके, थोड़ा सा मैं कैमरा को इधर घुमा देता हूँ और फिर मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपके पास N प्रतिरोध है, मान लेते हैं आपके पास सर्किट है और इस सर्किट में, सर्किट के कॉम्बिनेशन में N प्रतिरोध है, ये Rn हो गया, ये R3, R2, R1, और इसको आपने एक बैटरी से कनेक्ट किया है V और इसमें करंट प्रवाहित हो रहा है I। तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होगा ये पूरा मिलकर ऐसा व्यवहार करेगा जैसे एक रेसिस्टेंस हो गया, और ये हो जाएगा आपको R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 कितना हो जाएगा, Rn हो जाएगा। R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा सम ऑफ द Ri N टर्म तक। तो यहाँ पर देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आपके पास रेसिस्टेंस, कई सारे रेसिस्टेंस हैं, तो आपका इक्विवेलेंट जो रेसिस्टेंस होगा पूरे सर्किट का, वो सभी रेसिस्टेंसों को अलजेब्रिक जोड़ने पर प्राप्त होगा। ओके, तो ये इस प्रकार से मैंने यहाँ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस भी आपको बता दिया। पॉइंट क्या है आपको ध्यान रखना है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, तो सीरीज कॉम्बिनेशन को पहचानने का सबसे पहला तरीका कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हर एक प्रतिरोध में करंट का मान एक समान होता है और उसका मान बैटरी के बराबर होता है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जंक्शन नहीं होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में कोई जंक्शन नहीं होता है। और तीसरी प्रमुख बात आपको क्या ध्यान रखनी है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े बैटरी का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो उस कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए सभी रेसिस्टेंस के पोटेंशियल के योगफल के बराबर होता है। तो थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर राइट कर देता हूँ ताकि आप इसको समझ सकें कौन कौन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए जिससे हम पहचान सके किसी भी सीरीज कॉम्बिनेशन को। ओके, तो ये करंट I है, ये पोटेंशियल V है बैटरी का। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन को कैसे हम पहचानें। तो सीरीज कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन आपका हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन पहचानने का तरीका क्या हो जाएगा, फर्स्ट में I1 बराबर I2 बराबर डॉट 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 बराबर IN बराबर कितना होना चाहिए, I बैटरी होना चाहिए। मतलब हर एक प्रतिरोध में एक समान धारा प्रवाहित होनी चाहिए और इसका मान बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होना चाहिए। दूसरा में क्या हो जाएगा, दूसरा जो पॉइंट है उसमें होना चाहिए नो जंक्शन।
जंक्शन नहीं होना चाहिए। अगर जंक्शन हुआ तो वो सीरीज में नहीं होगा, वो किसी और कॉम्बिनेशन में हो सकता है, लेकिन सीरीज में नहीं होगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इसे समझना है कि V1 मतलब फर्स्ट रेसिस्टेंस का पोटेंशियल प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 प्लस Vn बराबर V बैटरी या एक्सटर्नल सोर्स जो आप लगाए हैं। इसका मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, V बैटरी इक्वल टू सम ऑफ Vi, कितने टर्म तक, n टर्म तक। तो ये 3 शर्त आपको ध्यान रखनी है। ये 3 शर्त का अगर पालन हो रहा है तो ये कॉम्बिनेशन जो होगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा, जिसमें करंट इक्वल होना चाहिए, जो बैटरी के बराबर हो, जंक्शन नहीं होना चाहिए, और तीसरा जो होना चाहिए वो बैटरी का सर्किट का कुल पोटेंशियल का योगफल जो होना चाहिए हर एक रेसिस्टेंस से, वो आपको बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत। और हमने यहाँ पर किरचॉफ का जो नियम लगाया है, वो किरचॉफ का नियम लगाने के बाद हम लोगों ने क्या प्रूफ किया है, हमने प्रूफ किया है इसके आर इक्विवेलेंट का मान। तो इसके आर इक्विवेलेंट समतुल्य जो प्रतिरोध होता है वो कितना होगा, R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 प्लस Rn, तो हो जाएगा आर इक्विवेलेंट बराबर सम ऑफ द टर्म Ri, कितने टर्म तक, n टर्म तक। ओके, कोई दिक्कत। चलिए, बहुत अच्छा। अब हम थोड़ा सा इसमें नोट देख लेते हैं कि कौन सा नोट इंपॉर्टेंट है इसमें। चलिए नोट देख रहे हैं। तो पहला नोट जो होता है, जो बात ध्यान रखनी है, जैसे मान लेते हैं आपके पास एक हमने सर्किट ले लिया है, ध्यान दीजिएगा, इसमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होता है वो सबको जुड़ने पर प्राप्त होता है। ये 1 ओम है, 2 ओम है, 3 ओम है, ये बैटरी है भी, ये करंट इसमें प्रवाहित हो रहा है I। अब थोड़ा सा गौर कीजिए, इसका इक्विवेलेंट अगर रेसिस्टेंस आपको निकालना है तो ये किस कॉम्बिनेशन में है। सबसे पहले तो स्पष्ट है, जंक्शन नहीं है, सीरीज कॉम्बिनेशन में ही होगा। और तो इसका आर इक्विवेलेंट जो होगा वो तीनों रेसिस्टेंस को जोड़ने पर प्राप्त होगा। तो 1 प्लस 2 प्लस कितना होगा, 3, 3 2 5 1 6 ओम। अब यहाँ पर देखिए 6 ओम आर इक्विवेलेंट जो है इस कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए सबसे बिगेस्ट, सबसे बड़े प्रतिरोध से भी क्या होता है, बड़ा हो रहा है। सबसे बड़ा प्रतिरोध कितना है, 3 है, और आपका आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध या सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस या समतुल्य प्रतिरोध का मान कॉम्बिनेशन के सबसे बड़े रेसिस्टेंस से भी क्या होता है, बड़ा होता है। तो क्या लिखेंगे हम इसको लिखेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट का मान कॉम्बिनेशन में जुड़े सबसे बड़े रेसिस्टेंस से भी बड़ा होता है। ओके, कोई दिक्कत। ये पहला हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं आपके पास आपको अल्प करंट चाहिए, कम करंट चाहिए, तो आपको किस कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को जोड़ना होगा। तो सबसे पहले देखिए आर इक्विवेलेंट करंट I बराबर V बटा R होता है, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो अगर आपको स्मॉलेस्ट करंट चाहिए तो आर आपका रेसिस्टेंस जो होना चाहिए अधिक होना चाहिए, और सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका रेसिस्टेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बड़ा होता है, क्योंकि अलजेब्रिक जुड़ते हैं, तो इसलिए करंट का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। तो अल्प करंट के लिए, अल्प धारा के लिए आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में प्रतिरोधों को जोड़ना होता है। तो अल्प धारा प्राप्त करने के लिए रेसिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम।
तो चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, यह पहचानने का तरीका, ये आर इक्विवेलेंट और ये नोट हो गया। ध्यान रखना है आपको कि मैंने इससे पहले भी प्रूफ करवाया था आर इक्विवेलेंट का मान, तो उसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट है, वही आपके एग्जाम में आएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए समतुल्य प्रतिरोध, कॉम्बिनेशन का समतुल्य प्रतिरोध निकालिए। तो मैं जब PDF डालूंगा आपको, तो उस PDF में सब हल किया हुआ है और मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन भी कर दिया। ओके, तो ठीक है, फिर हम अगले क्लास में आपको मिलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ। थैंक यू।